हेलो साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के 30 कठिन प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहां से निश्चित ही आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं और यदि आप इन 30 प्रश्नों में से 25 से अधिक प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। यू आर जीनियस। तो इसलिए आपको इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट लगाना है, जिससे आपको पता चल सके आखिर आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है, पौधे किसकी अधिकता से मुरझाने लगते हैं? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी चित्तीकरण, ऑप्शन सी अवशोषण या फिर ऑप्शन डी श्वसन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। देखिए साथियों, जब पौधों से क्या है वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया है वो ज्यादा होगी तो पौधे के अंदर क्या है पानी की कमी होगी, और स्वाभाविक सी बात है जब पौधे के अंदर पानी की कमी होगी तो पौधा क्या है मुरझाने लगेगा। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को? चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस में जल वाष्प की मात्रा होती है वह है ऑप्शन ए 40 से 50%, ऑप्शन बी 50 से 60%, ऑप्शन सी 70 से 80% या फिर ऑप्शन डी 80 से 90%। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। साथियों, जो ज्वालामुखी से गैसें निकलती हैं उसमें जो जलवाष्प की मात्रा है वह 80 से 90% होती है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन। ये प्रमुख गैसें साथियों ज्वालामुखी से निकलती हैं। आपको इनमें 4 में से किसी का नाम भी दिया जा सकता है, पूछा जाएगा ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कृष्ण नाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी गुजरात। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। कृष्ण नाट्यम केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए असम का कौन सा है तो भैया असम का बिहू बहुत फेमस है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और गुजरात का गरबा। ये सारे पॉइंट नोट करते जाओ। ये समझिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके 30 नहीं बल्कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। वह क्या है जिसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमुलुंगमा कहा जाता है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी नंगा पर्वत या फिर ऑप्शन डी केटू। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि साथियों आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बताइएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। साथियों इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा और तिब्बत में कहा जाता है चोमुलुंगमा। क्लियर हुआ ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी चमड़ा या फिर ऑप्शन डी नायलॉन। साथियों जो ऊन है यह हमें भेड़ के बालों से प्राप्त होता है, रेशम क्या है रेशम कीटों से प्राप्त होता है और चमड़ा हमें जानवरों के चर्म से प्राप्त होता है। अर्थात ये तीनों क्या है प्राकृतिक बहुलक हैं। लेकिन साथियों जो नायलॉन है साथियों यह एक कृत्रिम बहुलक है, क्योंकि इसका निर्माण कृत्रिम उच्च कार्बन बहुलक द्वारा होता है। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 1974 में, ऑप्शन सी वर्ष 2010 में या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1981 में। तो साथियों यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है
वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। राष्ट्रीय कृषि नीति की जो घोषणा है साथियों, यह वर्ष 2000 में की गई। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। यहाँ पर कहा गया है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने में सहायक विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने में जो सहायक विटामिन है साथियों वह विटामिन ए होता है, और विटामिन डी भी इन्फेक्शन रोकने में सहायक होता है, लेकिन यहाँ पर केवल हमें ऑप्शन ए में विटामिन ए ही दिया है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल होता है, और मानव शरीर में जो विटामिन ए है यह यकृत में भंडारित होता है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। वायु शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी जल शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी संसाधन शिखर सम्मेलन या फिर ऑप्शन डी भूमि शिखर सम्मेलन। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को साथियों भूमि शिखर सम्मेलन या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कई बार पूछा गया है कब हुआ था और कहां हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। प्रश्न क्रमांक 9 ट्रेकिया किसका श्वसन अंग है। ऑप्शन ए कीट, ऑप्शन बी केंचुआ, ऑप्शन सी मछली या फिर ऑप्शन डी शामुक। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों जो कीट होते हैं उनमें श्वास लेने के लिए या श्वसन के लिए साथियों उनके पूरे बॉडी में क्या होता है छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, जिसकी वजह से वह क्या है श्वसन करते हैं। उन्हीं ट्यूबों को साथियों ट्रेकिया सिस्टम कहा जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कीटों का जो श्वसन अंग है वह ट्रेकिया होता है। यदि पूछा जाए मछली का श्वसन अंग क्या होता है तो बताइएगा गिल्स। प्रश्न क्रमांक 10 जब सूर्य और चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी पर एक दिशीय हो तो सागर में उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा होता है। ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी बृहत ज्वार भाटा, ऑप्शन सी लघु ज्वार भाटा या फिर ऑप्शन डी भाटा। साथियों हम सभी जानते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की आकर्षण गतियों की वजह से ही क्या है ज्वार भाटा घटित होता है। ठीक है, यदि साथियों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दिशा में होते हैं साथियों, तो ऐसी कंडीशन में जो ज्वार होता है वो होता है बृहत ज्वार भाटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। लेकिन यदि तीनों ये है समकोण पर हो इस तरह से तो ऐसे में बनता है लघु ज्वार भाटा। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है। जब तीनों एक दिशीय में होंगे तो होगा उच्च ज्वार भाटा, और जब तीनों समकोण पर होंगे तो होगा निम्न या लघु ज्वार भाटा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। परावैंगनीकरणों से पौधों की क्षति कौन रोकता है। ऑप्शन ए पर्णहरित, ऑप्शन बी जोथोफिल, ऑप्शन सी फाइकोसाइनिन या फिर ऑप्शन डी कैरोटीनाइड। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। साथियों जो परावैंगनीकरण है आप सभी को पता है जो कि बहुत हानिकारक होती हैं। यदि ये परावैंगनीकरण आती है तो इससे जो पौधे की क्षति होती है इस क्षति को कौन रोकता है फाइकोसाइनिन रोकता है, जो कि एक वर्णक होता है। यदि आपसे पूछा जाए पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है तो बताइएगा क्लोरोफिल या पर्णहरित की वजह से पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं।
कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी CH या फिर ऑप्शन डी CFC। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। कार के निष्कासित धुएं में साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है। साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा की स्थायी बैठक की अध्यक्षता कब की गई? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1945 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को या फिर ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946 को। तो यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा के स्थायी बैठक की जो अध्यक्षता है वह 11 दिसंबर 1946 को की गई। प्रश्न क्रमांक 14, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी PVC, ऑप्शन सी सेलुलोज या फिर ऑप्शन डी नायलॉन। साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों जो पौधा होता है इसका जो पूरा बॉडी का पार्ट होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो सेलुलोज है साथियों यह एक प्राकृतिक बहुलक होता है। इसके साथ साथ ध्यान रखना बेकेलाइट, PVC और नायलॉन ये तीनों क्या है? ये तीनों कृत्रिम बहुलक हैं। ओके चलिए प्रश्न क्रमांक 15, किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? अपरदन, अपक्षय, निम्नीकरण या फिर व्यापक विनाश। देखिए साथियों यदि कोई चट्टान है वह स्वस्थान अर्थात जहां पर चट्टान है वहीं पर टूटकर क्या है बिखर जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसको साथियों अपक्षय कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। लेकिन वही चट्टान साथियों यदि किसी दूसरे स्थान पर जाकर इकट्ठी होती है टूट टूट कर तो उसे साथियों अपरदन बोला जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है, जो हमें नॉर्मल जुकाम होता है बताना है किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, कवकों के द्वारा, वायरस के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साधारण जुकाम वायरस या विषाणु के द्वारा पैदा किया जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? साथियों ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? ऐसी गैस हैं जो सौर ऊर्जा को क्या है अवशोषित कर कर वायुमंडल को गर्म कर देती हैं। ऐसी गैसों को भैया ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। तो इसमें से हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तीनों क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन ईथेन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ईथेन नहीं है बल्कि मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ईथेन नहीं है। चलिए इसके बाद आएंगे प्रश्न क्रमांक 18 पर। कहा गया है निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? मगर की त्वचा और पक्षियों के पंख, घोड़े और आदमियों के अग्रपात, कीटों और पक्षियों के पंख या फिर मछली और बिल्ली की पूंछ। साथियों पहली बात तो आपको पता होना चाहिए समजात अंग क्या होते हैं। साथियों ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं उन्हीं अंगों को कहा जाता है साथियों समजात अंग। तो यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए साथियों घोड़े के क्या है साथियों 4 पैर होते हैं और आदमी भी क्या है, आदमी भी क्या है उसी तरह से होता है। लेकिन साथियों घोड़े के जो आगे वाले 2 पैर होते हैं वो उससे क्या करता है चलने का काम करता है। लेकिन आदमी के जो हाथ होते हैं उससे वो क्या करता है, उससे वो क्या है अपने
कार्य को पूर्ण करता है, उससे वो चलता नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं संरचना तो इन दोनों की समान है, ठीक है, लेकिन कार्य क्या है, भिन्न भिन्न है। अर्थात ये कैसे हैं, समजात अंग है, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी को, ऑप्शन बी 12 अगस्त को, ऑप्शन सी 8 मई को, या फिर ऑप्शन डी 5 दिसंबर को। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ये इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो अध्यक्ष है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन सी वसा अम्ल या फिर ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। हम सभी को पता है साथियों जो प्रोटीन है यह अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 22 पर। पोलियो के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल कौन सी है? ऑप्शन ए पोलियो उन्मूलन भारत, ऑप्शन बी पल्स पोलियो उन्मूलन प्रतिरक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन सी पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन डी पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। तो देखिए पोलियो के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा जो पहल की गई है उसका नाम है पल्स पोलियो उन्मूलन प्रतिरक्षण कार्यक्रम, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 23, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है। ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी चूषण क्रिया, ऑप्शन सी केशिका क्रिया, ऑप्शन डी अवशोषण का सिद्धांत। साथ ही जो मृदा होती है यह जो पानी को अवशोषित करती है, बताना है किस सिद्धांत से करती है। तो भैया ये करती है केशिका क्रिया से, क्योंकि जो मृदा होती है साथियों इसमें क्या है बारीक बारीक नलिकाएं होती हैं जिससे क्या है मृदा को अवशोषित करती है केशिका क्रिया के द्वारा, ठीक है। और मृदा के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 24, करगम कहां का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहां पर साथ ही जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। करगम तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए केरल का कौन सा है तो भैया केरल का है कथकली, असम का बिहू है, राजस्थान का क्या है भैया तो राजस्थान का भैया है घूमर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25, सबसे लंबी आयु किस पेड़ की होती है? ऑप्शन ए सिकुआ, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी बांस या फिर ऑप्शन डी पॉपुलर। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। सबसे लंबी आयु होती है साथियों सिकुआ पेड़ की, जो कि अधिकांशतः अमेरिका में होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए सबसे लंबा पौधा कौन सा है तो बताइएगा यूकेलिप्टस। और जो बांस है यह क्या है तो भैया बांस एक घास का प्रकार है। पूछा जाए सबसे तेजी से वृद्धि कौन करता है तो बताइएगा बांस।
जो भी पॉइंट बता रहा हूं नोट करते जाओ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। और साथियों आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताना आपने 30 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब किए हैं, ताकि मुझे पता चल सके आखिर आपकी तैयारी कैसी चल रही है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर को, ऑप्शन बी 20 मार्च को, ऑप्शन सी 22 मार्च को, या फिर ऑप्शन डी 16 सितंबर को। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 23 दिसंबर को साथियों किसान दिवस मनाया जाता है। देखिए बात करें यहां पर हम 20 मार्च को, तो 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को क्या है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या है? ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से भैया बन जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से क्या है 3 क्वेश्चन और बन गए, तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 27, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 10 जोड़ी, ऑप्शन बी 12 जोड़ी, ऑप्शन सी 14 जोड़ी, या फिर ऑप्शन डी 16 जोड़ी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। मानव शरीर में साथियों 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। यदि आपसे पूछा जाए कितनी पसलियां पाई जाती हैं, तो 12 दूनी कितनी? 24। मानव शरीर में 24 पसलियां अर्थात 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। यदि यहां पर जोड़ी ना दिया होता, केवल ये लिखा होता पसलियां कितनी पाई जाती हैं, तो बताना होता 24, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 28, भारत के उत्तरी मैदानों में अधिकतम किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन बी कछारी मिट्टी, ऑप्शन सी मखरेला मिट्टी, या फिर ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो यहां पर साथियों हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। भारत के उत्तरी मैदानों में साथियों अधिकतम कछारी मिट्टी पाई जाती है। कछारी या जिसको कहा जाए जलोढ़ मिट्टी। साथियों ध्यान रखिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। और जो साथियों लेटेराइट मिट्टी होती है यह चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है? देखिए हम सभी जानते हैं बीओडी यहां पर क्या है? संक्षिप्त रूप है। तो इसका असंक्षिप्त रूप क्या होगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ यहां पर हमारा चला जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को? चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? ऑप्शन ए केरल ने, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन सी बिहार ने, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश ने। तो यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जिसने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी ने अच्छा स्कोर किया होगा। आपका क्या स्कोर रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। भैया वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।